द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम सिनेमा के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवाल पर बात करेंगे। किसी कहानी को क्या चीज़ कालजयी बनाती है? उसके यादगार पात्र जिनसे हम जुड़ जाते हैं, या फिर उसका मजबूत और सधा हुआ कथानक जो हमें अपनी सीट से हिलने नहीं देता। और इस चर्चा को हम थोड़ा और गहराई देंगे, है ना? सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यादगार पात्र एक्चुअली एक मजबूत कथानक का ही नतीजा होते हैं, या फिर कुछ पात्र इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे एक औसत कथानक से भी ऊपर उठकर कहानी को अमर बना सकते हैं। और ये पूरी बातचीत सिनेमा के विश्लेषण पर आधारित है, जिसमें हम शेक्सपियर से लेकर बॉलीवुड और हॉलीवुड सबके उदाहरणों पर गौर करेंगे। देखिए, मेरे नज़रिए से तो कथानक महज एक ढांचा है, एक कंकाल। कहानी की जो असली जान है, उसकी आत्मा, वो तो पात्रों में ही बसती है। मतलब वही तो हैं जो हमें हंसाते हैं, रुलाते हैं और सोचने पर मजबूर करते हैं। और मेरा तर्क ठीक इसके उलट है। मैं मानती हूँ कि पात्र कहानी की आत्मा हो सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन कथानक वो शरीर है जिसके बिना आत्मा का कोई वजूद ही नहीं है। पात्र चाहे कितने भी दिलचस्प क्यों ना हो, एक मजबूत कथानक के बिना वे बस हवा में तैरते रह जाएंगे। उन्हें कोई दिशा या मकसद नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे लिए कहानी का दिल हमेशा उसके पात्र ही रहेंगे। शेक्सपियर के बारे में कहा जाता है कि दुनिया में सिर्फ 36 सार्वभौमिक कथानक हैं। अब सोचिए, अगर हजारों सालों से हम वही गिनी चुनी कहानियां दोहरा रहे हैं, तो फिर क्या चीज हर कहानी को नया बनाती है? जवाब है पात्र। रोमियो और जूलियट को ही ले लीजिए। दो दुश्मन परिवारों के बच्चों का प्यार। ये कहानी तो मतलब अनगिनत बार कही गई है, लेकिन हम आज भी उसे रोमियो के आवेगी जुनून और जूलियट के असाधारण साहस के लिए याद करते हैं। इसी तरह जेम्स कैमरून की टाइटैनिक, उसका कथानक क्या है? अमीर लड़की, गरीब लड़का। इससे ज्यादा घिसा-पिटा क्या हो सकता है? लेकिन फिल्म का जो जादू है वो जैक के निस्वार्थ त्याग और रोज की आत्मखोज की यात्रा में है। दर्शक घटनाओं के मोल भूल भी जाएं, पर वे उन पात्रों से बने भावनात्मक रिश्ते को कभी नहीं भूल पाते। कथानक तो बस एक बहाना है उन पात्रों की दुनिया में झांकने का। आपकी बात दिलचस्प है, लेकिन मुझे लगता है कि आप कथानक की असली ताकत को कम आंक रहे हैं। आप उसे सिर्फ एक ढांचा कह रहे हैं, पर मैं कहूंगी कि कथानक एक भट्टी की तरह है, जिसमें तपकर ही पात्र कुंदन बनते हैं। हीरो की यात्रा यानी द हीरोज जर्नी जैसे कालजयी कथानक संरचना पर नजर डालिए। यही तो वो टेम्पलेट है जो स्टार वॉर्स में एक साधारण किसान लड़के ल्यूक स्काईवॉकर को, या लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में एक सीधे साधे हॉबिट फ्रोडो बैगिंस को, या फिर हैरी पॉटर को एक अनाथ बच्चे से महानायक बनाता है। क्या ये पात्र बिना उस यात्रा के इतने यादगार होते? बिल्कुल नहीं। उनका आंतरिक संघर्ष और विकास तभी मायने रखता है जब कथानक की उत्तेजक घटना, द इंसाइटिंग इंसिडेंट, उन्हें उनके आरामदायक जीवन से बाहर धकेलकर चुनौतियों के समंदर में फेंक देती है। कथानक ही वो मंच है जिस पर पात्र अपनी कमजोरियों से लड़ते हैं और अपनी असल ताकत को पहचानते हैं। बिना एक मजबूत कथानक के ये सब सिर्फ दिलचस्प लोग होते, नायक नहीं। आपने नायकों की बात की, चलिए भारतीय सिनेमा की तरफ चलते हैं। यहां तो ये फर्क और भी साफ नजर आता है। शोले का उदाहरण लीजिए। कथानक क्या है? एक पूर्व पुलिस वाला दो छोटे मोटे अपराधियों को एक डाकू को पकड़ने के लिए काम पर रखता है। ये एक पश्चिमी फिल्मों से प्रेरित बदला लेने का सीधा साधा कथानक है। पर क्या आज 50 साल बाद कोई शोले को उसके कथानक के लिए याद करता है? नहीं, हम उसे जय और वीरू की दोस्ती के लिए, बसंती की बकबक के लिए और सबसे बढ़कर गब्बर सिंह के खौफ के लिए याद करते हैं। मजे की बात तो यह है कि गब्बर का पात्र इतना शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि वो कथानक के नियमों को तोड़ता है। कहानी उसे कोई बैकस्टोरी या प्रेरणा देने की कोशिश नहीं करती, वो बस अराजकता का प्रतीक है। इस मामले में पात्र कथानक पर इतना हावी हो जाता है कि वो खुद कहानी बन जाता है। एक मिनट, आपने शोले का जिक्र किया और मैं मानती हूं कि उसके पात्र आइकॉनिक हैं, लेकिन मेरे लिए यही उदाहरण कथानक की ताकत को साबित करता है। सोचिए, अगर जय और वीरू को गब्बर जैसे लगभग अजेय और क्रूर दुश्मन का सामना नहीं करना पड़ता, तो क्या उनकी वीरता उतनी उभर कर आती? गब्बर का आतंक तभी प्रभावी होता है जब कथानक उसे एक असहाय, डरे हुए गांव के सामने रखता है। कथानक ही वो दांव, द स्टेक्स ऊंचा करता है जब गब्बर ठाकुर के हाथ काट देता है या अहमद को मार देता है।
इन्हीं घटनाओं की वजह से जय और वीरू का बलिदान इतना मार्मिक लगता है। अब दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की बात करते हैं। आपने कहा कि राज और सिमरन के रिश्ते ने उसे क्लासिक बनाया। मैं सहमत हूं, लेकिन राज का पात्र विकसित कैसे होता है? कथानक उसे एक चुनौती देता है। उसे सिर्फ सिमरन का दिल नहीं जीतना, बल्कि उसके बेहद रूढ़िवादी और सख्त पिता का सम्मान भी जीतना है, वो भी बिना सिमरन को भगाए। यही संघर्ष उसके चुलबुले लापरवाह चरित्र को एक जिम्मेदार प्रेमी में बदलता है। कार राज बन ही नहीं पाता। लेकिन ये दबाव या संघर्ष क्या हमेशा बाहरी ही होता है? क्या पात्रों का आंतरिक संघर्ष कथानक से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकता? एनिमेशन की दुनिया को देखिए, जहां कल्पना की कोई सीमा नहीं होती और वहां पात्र ही कहानी के सरताज होते हैं। पिक्सर की टॉय स्टोरी को ही लें, उसका कथानक बस इतना है कि खिलौने खो गए हैं और अपने मालिक के पास वापस जाना चाहते हैं। लेकिन ये फिल्म वुडी की असुरक्षा, अपने पसंदीदा खिलौने का दर्जा खोने की डर और बज़ लाइटर के आत्मभ्रम के बारे में है। उनका आपसी टकराव, उनकी ईर्ष्या और आखिर में उनकी दोस्ती ही तो कहानी की जान है। या फिर इनसाइड आउट को लीजिए। बाहरी कथानक क्या है? एक परिवार एक नए शहर में शिफ्ट होता है, बहुत साधारण। पर कहानी का असली जादू तो रेले के दिमाग के अंदर बैठी भावनाओं, जॉय, सैडनेस, एंगर के आंतरिक संघर्ष और आपसी समझ में है। ये जॉय की यात्रा है, ये समझने की कि उदासी भी जीवन का एक जरूरी और स्वस्थ हिस्सा है। यही आंतरिक पात्र का विकासक्रम, कैरेक्टर आर्क, कहानी को भावनात्मक गहराई देता है। तो मेरा सवाल यह है, अमूली है, आपकी परिभाषा में एक कमजोर कहानी है? बहुत अच्छा सवाल है। माय नेबर टोटोरो एक शानदार फिल्म है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि वहां भी कथानक चाहे कितना भी सूक्ष्म क्यों ना हो, एक उत्प्रेरक, एक कैटलिस्ट का काम करता है। दो बहनों का एक नए ग्रामीण घर में आना, उनकी माँ का अस्पताल में होना, ये कथानक के बिंदु ही उस भावनात्मक माहौल को बनाते हैं जिसमें टोटोरो जैसे जादुई पात्र सामने आते हैं। कथानक ही वो जमीन तैयार करता है जहां पात्र अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके। अब टॉय स्टोरी पर वापस आते हैं। वुडी का पूरा कैरेक्टर आर्क शुरू ही तब होता है जब कथानक एक नया मोड़ लेता है, यानी जब बज़ लाइटर एक नए खिलौने के रूप में घर में आता है। ये उत्तेजक घटना वुडी की दुनिया को हिला देती है, उसकी असुरक्षा को सतह पर ले आती है और उसे बदलने के लिए मजबूर करती है। बिना इस कथानक के वुडी हमेशा की तरह एक खुशमिजाज, थोड़ा अहंकारी खिलौना बना रहता। इसी तरह इनसाइड आउट में घर बदलने का कथानक ही वो संकट है जो रिले की भावनात्मक दुनिया में उथल पुथल मचाता है, जिसके कारण जॉय और सैडनेस मुख्यालय से बाहर गिर जाते हैं। ऐसी अनगिनत महान फिल्में हैं जिनका कथानक पहले से ही पता होता है, मतलब वो पूर्वानुमानित होता है। हम सब जानते हैं कि टाइटैनिक में जहाज डूबेगा, ये तो एक ऐतिहासिक तथ्य है। फिर भी हम उसे बार बार देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी दिलचस्पी इस बात में नहीं है कि जहाज का क्या होगा, बल्कि इस बात में है कि उस तयशुदा तबाही के सामने जैक और रोज का प्यार कैसे परवान चढ़ता है। हम उनके छोटे से समय में फैले भावनात्मक सफर से जुड़ते हैं। यही बात क्लासिक साहित्य पर आधारित फिल्मों पर भी लागू होती है, जैसे प्राइड एंड प्रेजुडिस। कहानी पढ़ने वाला हर कोई जानता है कि एलिजाबेथ बेनेट और मिस्टर डार्सी अंत में एक साथ होंगे। असली मजा इस बात में नहीं है कि क्या वे मिलेंगे, बल्कि ये देखने में है कि एलिजाबेथ अपने पूर्वाग्रहों को और डार्सी अपने अभिमान को कैसे दूर करते हैं। दर्शक अंत जानते हुए भी पात्रों के सफर के लिए रुकते हैं। तो फिर यहाँ कथानक कैसे ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ? ये एक बेहतरीन नुक्ता है, लेकिन मैं इसे दूसरे नजरिए से देखती हूँ। मेरे ख्याल से कथानक की यही पूर्वानुमेयता ही भावनात्मक तनाव को कई गुना बढ़ा देती है। क्योंकि हम जानते हैं कि टाइटैनिक में जहाज डूबेगा, हमें ये भी पता होता है कि जैक और रोज के पास एक दूसरे के साथ बहुत सीमित समय है। ये जानकारी उनके हर पल को और भी कीमती और उनके प्यार को और भी मार्मिक बना देती है। यहाँ कथानक की निश्चितता एक टिक टिक करती हुई घड़ी की तरह काम करती है, जो दांव को लगातार ऊंचा करती जाती है। प्राइड एंड प्रेजुडिस में भी कथानक का विल्देवॉन दे ढांचा, जिसमें सामाजिक दबाव, गलतफहमियां और बाहरी बाधाएं शामिल हैं, ही उनके रिश्ते में वो जरूरी तनाव पैदा करता है जो उनके अंतिम मिलन को इतना संतोषजनक बनाता है। अगर वे पहली मुलाकात में ही एक दूसरे को पसंद कर लेते तो कहानी में कोई रस ही नहीं होता। कथानक का ढांचा, उतार चढ़ाव, संकट और समाधान ही दर्शकों की भावनाओं को एक दिशा देता है और उन्हें कहानी से बांध कर रखता है। ठीक है, तो फिर इस बारे में आपका क्या ख्याल है? फॉरेस्ट गंप
एक ऐसी फिल्म है जिसका कथानक घटनाओं की एक बिखरी हुई श्रृंखला मात्र है। एक के बाद एक चीजें होती जाती हैं, कोई एक केंद्रीय लक्ष्य या संघर्ष नहीं है। फिर भी ये फिल्म एक क्लासिक मानी जाती है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ एक पात्र की वजह से, फॉरेस्ट गंप। उसकी सादगी, उसकी मासूमियत, उसका नजरिया इतना अनोखा है कि हम बस उसकी जिंदगी के पन्ने पलटते देखना चाहते हैं। तो क्या आपके तर्क के अनुसार एक असाधारण पात्र पर आधारित होने की वजह से ये कमजोर कहानी है? क्या यह पात्र कथानक से कहीं ज्यादा बड़ा नहीं हो गया? फॉरेस्ट गंप एक दिलचस्प केस है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि यह कथानक की शक्ति को ही रेखांकित करता है, बस एक अलग तरीके से। आप जिसे बिखरी हुई श्रृंखला कह रहे हैं, मैं उसे एपिसोडिक कथानक कहूंगी। हर एपिसोड, चाहे वो वियतनाम युद्ध हो, पिंग पोंग डिप्लोमेसी हो या फिर श्रिम्पिंग बोट का बिजनेस, अपने आप में एक मिनी कथानक है। और हर कथानक फॉरेस्ट के चरित्र का एक नया पहलू हमारे सामने लाता है। उसकी मासूमियत तभी चमकती है जब कथानक उसे युद्ध की क्रूरता के बीच में डाल देता है। उसकी वफादारी तभी परखी जाती है जब जेनी बार बार उसकी जिंदगी से चली जाती है। तो फॉरेस्ट का पात्र महान इसलिए भी नहीं है कि वो शून्य में मौजूद है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वह 20वीं सदी के अमेरिकी इतिहास के बड़े बड़े कथानकों से होकर गुजरता है और उन पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ता है। कथानक ही वो कैनवस है जिस पर फॉरेस्ट गंप की तस्वीर बनती है। की फिल्म की बात कर रहे हैं, मतलब शैली या जॉनर की भूमिका क्या है? एक चरित्र प्रधान ड्रामा या बायोपिक में, जैसे गांधी या द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, कथानक अक्सर बस जिंदगी की घटनाओं का एक क्रम होता है। असली कहानी तो पात्र के आंतरिक संघर्ष, उसके फैसलों और उसके नैतिक विकास की होती है। दर्शक ऐसी फिल्मों से एक गहरे मनोवैज्ञानिक चित्रण की उम्मीद करते हैं, न कि किसी सनसनीखेज कथानक की। मैं इस बात से सहमत हूँ कि जानवरे की भूमिका बहुत बड़ी है। एक थ्रिलर फिल्म जैसे कहानी या दृश्यम में दर्शक का सारा ध्यान कथानक की पहेलियों, उसके घुमाव और रहस्यों पर होता है। वहाँ पात्र अक्सर कथानक की मशीनरी के पुर्जे होते हैं जो कहानी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अगर कहानी का रहस्य मजबूत नहीं है तो पात्र चाहे कितने भी दिलचस्प हों, फिल्म असफल हो जाएगी। लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि बेहतरीन चरित्र प्रधान ड्रामा में भी कथानक को बहुत सावधानी से गढ़ा जाता है। लेखक उन घटनाओं को चुनता है जो पात्र की परीक्षा लेती हैं और उसे बदलने पर मजबूर करती हैं। गांधी फिल्म में दक्षिण अफ्रीका का ट्रेन वाला वाकया एक शक्तिशाली कथानक बिंदु है जो उनके पूरे जीवन की दिशा तय कर देता है। तो शायद सवाल पात्र बनाओ कथानक का है ही नहीं, शायद सवाल ये है कि एक खास शैली में दोनों का संतुलन कैसे साधा जाए। अंत में मेरे लिए ये साफ है कि कथानक कहानी का नक्शा हो सकता है, लेकिन यात्रा का अनुभव तो पात्रों के साथ ही होता है। सालों बाद हमें कहानी की हर घटना या मोड़ शायद याद ना रहे, लेकिन वे पात्र हमारे जहन में हमेशा जिंदा रहते हैं, जिनके साथ हमने हंसा था, रोया था और जिनकी जीत को हमने अपनी जीत समझा था। कहानी कहने का असली मकसद ही मानवीय अनुभव को समझना और महसूस करना है, और ये पात्रों के जरिए ही सबसे असरदार ढंग से होता है। और मैं यही कहूंगी कि पात्र उस अनुभव की खुशबू हो सकते हैं, लेकिन कथानक वो फूल है जिससे वो खुशबू आती है। एक सुगठित कथानक ही पात्रों के संघर्ष, उनके फैसलों और उनके विकास को एक सार्थक मकसद और संदर्भ देता है। ये कथानक ही है जो उन्हें महज दिलचस्प लोगों से ऊपर उठाकर यादगार किरदारों में बदल देता है। पात्रों की महानता अक्सर उनके सामने आने वाली चुनौतियों की महानता से मापी जाती है, और ये चुनौतियां हमेशा कथानक द्वारा ही तैयार की जाती हैं। जाहिर है, ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। पात्र और कथानक एक दूसरे में इतने गुंथे हुए हैं कि उन्हें अलग करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन इस तरह अलग अलग नजरिए से देखने पर यह जरूर समझ आता है कि महान कहानियां बनती कैसे हैं और क्यों वे हम पर इतना गहरा असर छोड़ती हैं। बिल्कुल, शायद असली जवाब किसी एक को चुनने में नहीं, बल्कि ये पहचानने में है कि कब पात्र को कहानी का नेतृत्व करने देना चाहिए और कब कथानक को उसे दिशा देनी चाहिए। इन दोनों का सही संतुलन ही शायद एक कहानी को सच में कालजयी बनाता है। इस विषय पर और भी बहुत कुछ है जो स्रोत सामग्री में खोजा जा सकता है, जो दिखाता है कि ये बहस हमेशा जिंदा रहेगी।